Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. मैक्रो इकोनॉमिक्स में 12th क्लास इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 9 है इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट के इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इक्विलिब्रियम। तो इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फिलअप और अजर्शन रीज़न हम करेंगे। अजर्शन रीज़न अलग वीडियो में होंगे, उनकी एक अलग सीरीज़ है अपने चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स पर, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिलअप एक अलग सीरीज़ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम से। तो उसमें ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है आय का संतुलन स्तर, जो इक्विलिब्रियम लेवल है इनकम का, वो कहाँ पर होता है। ऑप्शन देखने हैं हमने, उत्पादन का संतुलन स्तर, रोजगार का संतुलन स्तर। ये करें आय का संतुलन स्तर किसके बराबर होता है, उत्पादन के संतुलन के स्तर के, रोजगार के संतुलन के स्तर के, या दोनों के। ऑब्वियसली दोनों के। ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है एग्रीगेट सप्लाई, जो कि क्या होता है, कंजप्शन प्लस सेविंग। याद रखना, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। एग्रीगेट डिमांड जो किसके इक्वल होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो संतुलन वहाँ होगा जहाँ पर कंजप्शन प्लस सेविंग इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये स्थापित होता है। तो वहाँ पर क्या होगा, सी से सी कट हो गया, तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। 2 का ए ऑप्शन। ये सेम जो दूसरा क्वेश्चन है, ये मैंने डायग्राम के थ्रू इससे पहले वाली वीडियो जो डेली वन डायग्राम वाली सीरीज़ में है, उसमें आप देखेंगे इक्वालिटी दिखा रखी है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और सेविंग और इन्वेस्टमेंट की एक ही डायग्राम में। ठीक है, तो वहाँ भी मैंने इसको समझाया है विद डायग्राम। अब है क्वेश्चन नंबर 3, इनकम, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट। आय, उत्पादन और रोजगार के संतुलन स्तर को किस दृष्टिकोण से देखा जाता है। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड दृष्टिकोण, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट दृष्टिकोण, या फिर दोनों ही हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इनका डायग्राम भी मैंने करवाया है डेली वन डायग्राम वाली सीरीज़ में, आप क्लियरली वहाँ पर इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनके अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड और प्राइस लेवल में विपरीत संबंध है। तो एग्रीगेट डिमांड का जो ढलान है कैसा होगा। अब हमें पता है जब एग्रीगेट डिमांड का ढलान नेगेटिव होता है तभी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन होता है, कि प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम और प्राइस कम हो गया तो डिमांड ज़्यादा। तो जो ढलान होगा वो कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, परंपरावादी जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनके अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में जो इक्विलिब्रियम होगा वो सामान्य विशेषता है। तो और इसमें और क्या पाया जाता है, पूर्ण रोजगार पाया जाता है, बेरोजगारी पाई जाती है, अल्प रोजगार होता है, या अति पूर्ण रोजगार होता है। मैंने कल या परसों की वीडियो आप देखिए, इससे पहले जाकर क्लासिकल वन डे वन कंसेप्ट वाली जो सीरीज़ है, क्लासिकल फ्रेमवर्क और केंजियन फ्रेमवर्क, इन दोनों का डिफरेंस मैंने करवा रखा है। तो आप वहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे कि जो क्लासिकल थे वो हमेशा ही फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति को मानते थे। ठीक है, तो 5वें का यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा। अब उसके बाद है इंजेक्शन और विड्रॉल के कारण इनकम के लेवल में खिसकाव होता है, खिसकाव नहीं होता है, जो शिफ्टिंग है, या फिर बिखराव आता है, कुछ भी नहीं होता है। जब इंजेक्शन या विड्रॉल होता है एक इकोनॉमी में, इनकम के संतुलन स्तर में क्या होता है, शिफ्टिंग होती है। जब इंजेक्शन और विड्रॉल होते हैं तो शिफ्टिंग होती है। ठीक है, तो छठे का है ए ऑप्शन। अब है अकॉर्डिंगली टू केंज एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की जो समानता है वो कहाँ पर हो सकती है। केंज ने कहा है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की समानता अल्प रोजगार की स्थिति में भी हो सकती है। ठीक है, पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी हो सकती है और अति पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी हो सकती है। उपरोक्त सभी आएंगे। आपकी बुक में ए ऑप्शन दे रखा है, लेकिन केंज तीनों ही कंडीशन में बताता है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ये तीनों ही कंडीशन में बराबर हो सकती है। ठीक है ना, पूर्ण रोजगार की स्थिति से आगे भी संतुलन हो सकता है, पूर्ण रोजगार में तो होता ही है, पूर्ण रोजगार से पहले भी हो सकता है। तो तीनों ही कंडीशन में केंज ने इनको बताया है संभव है। तो 7 का ए ऑप्शन दे रखा है आपकी बुक में, ये
जो कि गलत है। 7 का लगाइए आप डी ऑप्शन, केंज के अकॉर्डिंग। और क्लासिकल कहें तो सिर्फ पूर्ण रोजगार आएगा, लेकिन केंज कहे तो तीनों में हो सकता है। इसको मैं एक वन डे वन डायग्राम वाली सीरीज़ में आपको क्लियर बिल्कुल बता दूंगी इन डायग्राम को बना के, ठीक है। अब है अल्प रोजगार संतुलन वह स्थिति होती है जहाँ पर संतुलन तो होता है परंतु सभी साधनों को, अल्प रोजगार बोला है ना, जहाँ संतुलन तो होगा लेकिन सभी साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता। 8वें का ए ऑप्शन। केंज के अनुसार रोजगार के संदर्भ में कुल पूर्ति फलन कौन सी रेखा है? केंज के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें एग्रीगेट सप्लाई फलन, जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो कैसी एक रेखा होगी? वो ऐसी होगी, एग्रीगेट सप्लाई नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई, ठीक है। तो ए विल बी राइट आंसर 9 का। उसके बाद है 10 क्वेश्चन। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक साथ संतुलन होता है जब, यही अभी पहले भी क्या था हमने, ये एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं, सी ऑप्शन। पूर्ण रोजगार में एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई बराबर, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर, इसमें नहीं पाई जाती है। देखो पहले क्वेश्चन था इसमें पाई जाती है, अब इसमें कह रहे हैं इसमें नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? अनैच्छिक बेरोजगारी, काम सबको मिल रहा है, वर्तमान मजदूरी की दर पर सभी काम करने के लिए भी तैयार है, तो अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है ना, ठीक है। अति पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति में, जब अति पूर्ण रोजगार हो, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जब होता है, तो वहाँ पर क्या होगा? कीमतों में वृद्धि होगी, बिल्कुल। वस्तु और सेवाओं में कोई वृद्धि नहीं होगी क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट तो पहले ही आ चुका है। और रोजगार के लिए जो एग्रीगेट डिमांड है वो पूर्ण रोजगार के लिए जो पर्याप्त मांग है उससे ज़्यादा हो सकती है, बिल्कुल, तभी तो कीमतों में वृद्धि होगी। तो डी विल बी राइट आंसर। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इक्विलिब्रियम किन कंडीशन में हो सकता है? सभी में हो सकता है, डी ऑप्शन। अब पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, ये किसने कहा था? से, जे बी से। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, किसने कहा? जे बी से ने। ये देखिए से, एस, सप्लाई एस, याद रखना इसको। से ने पहले सप्लाई वर्ड यूज़ किया, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, ठीक है। और जब बात आ जाती है कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई, वो केंज ने कहा है। आप ध्यान रखना, ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बिल्कुल आसान है ये, लेकिन कंफ्यूज मत होना। पहले सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड है, तो जेबीसी ने कहा है, याद रखना। अब उसके बाद है फिलअप, इसी चैप्टर के जो परंपरावादी जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, परंपरावादी रोजगार सिद्धांत के अनुसार एक इकोनॉमी में सामान्य विशेषता होती है फुल एम्प्लॉयमेंट। केंज के रोजगार सिद्धांत के अनुसार अपूर्ण रोजगार भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम लेवल है, वहाँ पर एग्रीगेट डिमांड उस पॉइंट पर होता है जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व उसे काटता है। समष्टि शास्त्र में आय, रोजगार और उत्पादन में कोई अंतर नहीं होता, सब इक्वल है। अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन, रोजगार के संतुलन दो तरह से देखे जाएंगे, दो दृष्टिकोण से देखे जाते हैं। एक है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, और दूसरा कौन सा है? सेविंग और इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंगली आय और रोजगार संतुलन का निर्धारण वहाँ पर होता है जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों बराबर होते हैं, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट में दृष्टिकोण में जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होते हैं। अब सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड से, तो वहाँ पर क्या हो गया? वस्तुओं की पूर्ति उनकी मांग से अधिक हो गई है। सेविंग ज़्यादा होगी इन्वेस्टमेंट से, तो नियोजित उत्पादन का स्तर नियोजित व्यय से अधिक हो जाएगा, सेविंग ज़्यादा हो गई है। अपूर्ण रोजगार संतुलन वह अवस्था जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट के स्तर से कम स्तर पर, अपूर्ण रोजगार है ना, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट से कम लेवल पर ये दोनों इक्वल होंगे, कम स्तर पर। और फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या होती हैं? बराबर होती है। और अति पूर्ण रोजगार संतुलन है, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो वहाँ पर पूर्ण रोजगार से ऊंचे स्तर पर एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई बराबर होती हैं। ये तीनों डायग्राम मैं आपको डेली वन डायग्राम वाली सीरीज में करवाऊंगी, ठीक है। केंज के अनुसार एग्रीगेट सप्लाई कर्व पूर्ण रोजगार से पहले ही सीधी खड़ी या पूर्ण लोचदार होता है, फुल इलास्टिक होता है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद कैसा होगा? खड़ी सीधी रेखा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पहले ये ऊपर की तरफ ऐसे जाती है, लेकिन जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है तो ये सीधी खड़ी रेखा हो जाती है, वर्टिकल हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर समझ आ गए हैं सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिलअप चैप्टर नंबर 9 के। इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इसी चैप्टर के एजर्शन रीजन हम उसमें कराएंगे।
Please like and share this video. Thank you very much.